सुप्रभात छात्रों। कल हमने लेखिका मृदुला गर्ग के परिवार वालों में से नानी की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। नानी की भिन्न भिन्न चारित्रिक विशेषताओं के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। अब लेखिका अपनी नानी की तरह ही अपनी परदादी के विषय में भी लिखती हैं। लेखिका की नानी के समान ही उनकी परदादी भी थी, जो सदैव लीक से हटकर यानी परंपरागत जो तौर तरीके थे, जो रीति रिवाज थे, उन सब से हटकर काम किया करती थी। अर्थात लेखिका के कहने का तात्पर्य यही है कि उनकी दादी बंधी बंधाई परंपराओं से, पारंपरिक तरीकों से हटकर कार्य करती थी और पारंपरिक तरीकों से, बंधी बंधाई परंपराओं से हटकर काम करने में सबसे पहले उन्होंने अपने पुत्र वधू के लिए मंदिर में जाकर बेटी यानी अपनी पौत्री की कामना की थी। और लेखिका लिखती हैं, प्रतिदिन मंदिर जाने के कारण अवश्य ही उनका ईश्वर के साथ प्रत्यक्ष संबंध था। जैसे ही उन्होंने मन्नत मांगी, भगवान ने तथास्तु कहकर घंटी बजा दी होगी। तो इसी से हम अनुमान लगा सकते हैं कि लेखिका की दादी भी परंपराओं से हटकर कार्य करती थी, क्योंकि उन दिनों स्वतंत्रता से पूर्व या वर्तमान में भी हमारे समाज में लड़कियों को मान सम्मान प्राप्त नहीं होता। महिलाओं को समाज में उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है। और उन दिनों तो पर्दा प्रथा, जाति प्रथा, बेटी को परिवार में महत्व ना देना, इस तरह की कई सामाजिक पारिवारिक समस्याएं थी। और लेखिका अपनी परदादी के विषय वर्णन करते हैं कि वे हर तरह की पारंपरिक, सामाजिक, धार्मिक समस्याओं से परे उठकर उन्होंने महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। उन दिनों अपनी पुत्र वधू से उन्होंने पौत्री की कामना की ईश्वर के समक्ष जाकर। अर्थात भले ही भिन्न भिन्न प्रकार की परंपराएं थी, सामाजिक रीति रिवाज, बंधन थे, लेकिन लेखिका की दादी ने इन सभी परंपराओं, रीति रिवाजों का खंडन किया। उनके परिवार में सभी महिलाओं को मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त थी। लेखिका की माँ क्योंकि साहबी खानदान की थी, इसलिए उन्हें घरेलू कामकाज नहीं आता था। फिर भी उनकी परदादी ने अपनी पुत्रवधू का मान सम्मान किया। कभी भी उनके परिवार में महिलाओं को उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखा गया। और इसीलिए लेखिका यह भी बताती हैं कि उन्हें भी 5-5 लड़कियां पैदा होने के बावजूद भी उनकी माता का सम्मान परिवार में बना रहा। साथ ही साथ लेखिका और उनकी बहनों को भी परिवार में मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। लेखिका अपनी दादी के बारे लिखती हैं, उनके परिवार में लड़के लड़कियों में परदादी ने कभी भेदभाव नहीं किया। उन्होंने अपने पुत्र वधू के गर्भवती होने पर लड़की पैदा होने की मन्नत मांगी और ये सबसे बड़ी उन दिनों की बात थी। हो सकता है उनको भी अपने परिवार में यानी मान सम्मान प्राप्त था। एक महिला होने के बावजूद भी उन्हें सामाजिक मान प्रतिष्ठा, परिवार में प्रतिष्ठा प्राप्त थी। उन्होंने कभी भी पौत्र की नहीं बल्कि पौत्री की कामना की। और जब भगवान से दुआ मांगी कि उनकी पतोहू की पहली संतान लड़की पैदा हो, तो सबको यह सुनकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने बड़े विश्वास के साथ अपने परिवार वालों के समक्ष भी ये प्रकट किया कि उनकी पुत्र वधू को बेटी ही पैदा होगी। अक्सर हमारा समाज लड़की पैदा होना मतलब परिवार में कलंक पैदा हुई, इस तरह की भावना रखता था। और उन दिनों ही नहीं, वर्तमान में भी हर एक परिवार में एक बहू से उनके सास ससुर या दादा दादी या परदादा दादी पुत्र की ही कामना करते हैं। परंतु लेखिका की परदादी ने पुत्र की नहीं बल्कि पुत्री की कामना की। और इस तरह उन दिनों भी लड़कियों को बोझ नहीं समझा जाता था उनके परिवार में। आज हमारा समाज लड़कियों को बोझ समझता है और बोझ समझने के कारण ही लड़कियों के पैदा होने पर परिवार में प्रसन्नता का भाव नहीं, लेकिन दुख का भाव विद्यमान रहता है।
दादी की मन्नत के बारे में जानकर सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो सबको प्रत्यक्ष रूप से सबके सामने ही कह दिया था कि उनको पौत्र ही होगी। लेखिका लिखती हैं, अवश्य उनकी दादी का संबंध ईश्वर के साथ प्रत्यक्ष रहा होगा, और यही कारण था कि भगवान ने उनकी विनती, उनकी प्रार्थना सुन ली। लेखिका अपनी दादी की भिन्न भिन्न विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहते हुए अत्यंत दयालु थी, दानशील थी, ईश्वर भक्त थी और स्वतंत्र विचारों वाली महिला थी। और यही कारण था, स्वतंत्र विचारों वाली महिला होने के कारण वे परिवार में सबको लीक से हटकर चलने की छूट दी थी। यानी किसी भी प्रकार की परंपरा या बंधन या सामाजिक बंधनों से, रीति रिवाजों से बंध कर जीने के लिए कभी भी उन्होंने उन्हें मजबूर नहीं किया। सबको स्वतंत्रता थी। उनके परिवार में धार्मिक वातावरण था, क्योंकि दादी स्वयं ईश्वर भक्त थी। वे स्वयं प्रतिदिन नियमित रूप से मंदिर जाया करती थीं। परिवार में दादी के कारण ही स्त्रियों को सम्मान भी प्राप्त था। यही कारण है कि 5 पुत्रियों के पैदा होने के बावजूद भी घर में लेखिका का सम्मान कम नहीं हुआ। दादी अत्यंत दयालु, उदार और ममतामयी महिला थी, सहृदयी महिला थी। यदि उनके पास 2 से अधिक तीसरी धोती कहीं से प्राप्त हो जाती थी तो वह तीसरी दान कर देती थी। वह आवश्यकता से अधिक वस्तुएं अपने पास रखना उचित नहीं समझती थी। तो इससे स्पष्ट होता है कि वे उदार हृदयी दयालु महिला थी। एक बार जब उनकी हवेली में सभी पुरुष बारात में गए हुए थे और परिवार की सभी औरतें रत जगह मना रही थी, यानी रात भर जागकर आमोद प्रमोद का वातावरण वहां व्याप्त था। और ऐसे में दादी एक कमरे में सोई हुई थी। सभी महिलाएं मौज मस्ती कर रही थी, मनोरंजन कर रही थी। चूंकि दादी की उम्र हो चुकी थी, इसलिए वे कमरे में सोई हुई थी। इसी समय एक चोर सेंध लगाकर घर में घुस आता है और चोर के चलने या किसी वस्तु से टकराने की आवाज से दादी की आंखें खुल जाती हैं। उन्होंने पूछा, कौन है? उसने जवाब दिया, जी मैं चोर हूं। फिर भी दादी ने उससे कहा कि तुम बिना जाति धर्म संप्रदाय पूछे तुम जाकर मेरे लिए कुएं से पानी ले आओ। जब पानी लेकर वह चोर लौट रहा था तो पहरेदार ने उसे पकड़ लिया और पकड़कर दादी के हवाले कर दिया। दादी ने बिना पूछे, जाति धर्म संप्रदाय यानी किसी भी प्रकार के भेदभाव से परे हटकर बिना पूछे दादी ने उससे लोटा लिया और उस लोटे से पानी पी लिया। और इस तरह दादी का नाम जैसे ही पहरेदार ने लिया कि आप चलिए दादी के पास। अगर दादी चाहती तो उस चोर को तुरंत पुलिस के हवाले कर सकती थी, किंतु दादी ने ऐसा नहीं किया। दादी ने सभी प्रकार के सामाजिक बंधनों का परित्याग करते हुए लोटे का आधा पानी स्वयं पिया और आधा पानी उस चोर को पिलाया। तो ये उस समय की सबसे बड़ी जातिगत बंधन, धर्मगत बंधन, संप्रदायगत बंधन या विभिन्न प्रकार की कुरीतियों का परित्याग करने के विषय में हमें जानकारी देता है। इसी से हम समझ सकते हैं कि स्वतंत्र विचारों वाली, परंपराओं को न मानने वाली दादी थी। और पानी पिलाने के बाद उन्होंने चोर से कहा, आज से हम दोनों माँ बेटे हुए। अब तुम चाहो तो चोरी करो, चाहो तो खेती करो। इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ भी दादी ने अपनी दयालुता, अपनी सहृदयता दिखाई। चोर को ना तो उसने डांटा, ना फटकारा, न ही पुलिस के हवाले किया। यदि कोई भी व्यक्ति गलत मार्ग पर चलता है या गलत रास्ते पर चलता है, उन्हें हम जोर जबरदस्ती करके उसके साथ जोर जबरदस्ती करके उसे डांट कर, फटकार कर या उसके गुनाह के विषय में उसे बतलाकर या पुलिस के हवाले करके कभी कभी हम उन्हें सही रास्ते पर नहीं ला सकते हैं। कई बार प्रेम से, आत्मीयता से, स्वाभाविक रूप से, सहजता से वार्तालाप करके उनके विचारों को जान करके हम उसे सही रास्ते पर ले आ सकते हैं। दादी ने यही किया।
उस चोर को उसने डांटा डपटा नहीं, पुलिस के हवाले भी नहीं किया, बल्कि सिर्फ इतना कहा कि आज मैंने तुम्हें पानी पिलाकर अपना बेटा बना लिया है, अपना जूठन पानी पिलाकर तुम्हें बेटा स्वीकार किया है, और अब तुम मेरे बेटे हो। यदि तुम चाहते हो तो चोरी कर सकते हो, यदि तुम चाहते हो तो खेती कर सकते हो। और इस तरह दादी की इन बातों से प्रभावित होकर, उसकी सहृदयता, आत्मीयता, अपनत्व, प्रेम, उदारता, दयालुता से प्रभावित होकर वह चोर हमेशा के लिए चोरी का धंधा छोड़ दिया और खेती करने लगा। और इस प्रकार दादी ने उस चोर का संपूर्ण जीवन बदल डाला। इसलिए कहा जाता है कि हमें कभी भी किसी को डरा कर, धमका कर, उपदेश देकर, दबाव डालकर सही रास्ते पर लाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि सहजता से, प्यार से, आत्मीयता से, स्वाभाविकता से उसे सही रास्ता दिखाना चाहिए। यदि दादी पुलिस के हवाले करती तो पुलिस उससे मारपीट करती और शायद चोर सुधरता भी नहीं, परंतु दादी की आत्मीयता ने उस चोर को एक सच्चा मनुष्य, मानवता का परिचय देते हुए, मनुष्यता का परिचय देते हुए उसे एक सामान्य सच्चा मनुष्य बनाया। और इस तरह दादी के प्रभाव से प्रभावित होकर वह सामान्य जीवन यापन करने लगा, एक खेतीहर बन गया। इस तरह हम देखते हैं कि उनके परिवार में एक महिला होकर उन्होंने स्वतंत्र रूप से जिया था। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं थी, और यही वजह थी कि उन्होंने अपने परिवार की सभी महिलाओं का सम्मान किया एवं स्वतंत्र निर्णय लेने की भी उन्हें छूट दी थी। कठिन शब्द है, लीक का अर्थ है पारंपरिक तरीके, बंधी बंधाई परंपराएं। फजल का अर्थ है अनुग्रह, दया, अपरिग्रह, संग्रह न करना, हरकत, गलत काम, गैर रवायती जो परंपरा में ना हो, पोशीदा, पर्दे में ढके रहना। मुंह खुला का खुला रहना, आश्चर्यचकित रह जाना। फितूर का अर्थ है पागलपन, पुश्तों, पीढ़ियों, बदस्तूर, नियम पूर्वक, तथास्तु, ऐसा ही हो, मर्तबा, बार, आरजू, इच्छा, गैरवाजिब, अनुचित, अफरा तफरी, हड़बड़ी, दीदार, दर्शन, रत जगह, रात भर जागकर उत्सव मनाने का कार्यक्रम, ज्योग्राफिया, भूगोल का ज्ञान, असंगत, बेमेल। आशा है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। लेखिका ने अपनी नानी के बाद अपनी परदादी की विशेषताओं का वर्णन किया है। धन्यवाद।